अब हम देखते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं। लफ्ज़ इनहिबिटर का मतलब है रोक देने वाला। एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहे हैं, तो इनहिबिटर्स रेट ऑफ रिएक्शन को रोक देंगे। ये दो तरह के होते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर और रिवर्सिबल इनहिबिटर। लफ्ज़ इर का मतलब होता है नहीं, रिवर्सिबल जिसे रिवर्स ना किया जा सके। यानी ये ऐसे इनहिबिटर हैं जब एक दफ़ा ये एंजाइम को रोक दें तो ये उससे दोबारा काम करने के काबिल ही नहीं बनाते। यानी इरिवर्सिबल इनहिबिटर ये एंजाइम को परमानेंटली ब्लॉक करते हैं, एंजाइम को काम करने का छोड़ते ही नहीं हैं। ये कैसे ब्लॉक करते हैं? ये एंजाइम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसकी एक सादा सी मैं आपको मिसाल समझाता हूँ कि ये मेरे पास है एक प्रोटोपोरफायरन। ये 4 पाइरोल रिंग हैं और चारों पाइरोल रिंग मिथाइलिन ग्रुप के साथ अटैच हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोपोरफायरन IX। तो इस प्रोटोपोरफायरन IX के साथ जब आयरन अटैच होता है Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, तो ये प्रोटोपोरफायरन IX ये हीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फेरोकेलाटेज एंजाइम की मौजूदगी में। ठीक है, आयरन जो है वो सेंटर में आके लगता है और इस तरह अब इस प्रोटोपोरफायरन को हम हीम बोलते हैं जब आयरन सेंटर में आ जाए। तो इस आयरन को इस प्रोटोपोरफायरन IX में ऐड करने वाला एंजाइम कौन सा है? फेरोकेलाटेजेस। ठीक है, बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक लेड मेटल है, ये बहुत ही जहरीली मेटल है। ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर ज़ख़ीरा होना शुरू हो जाती है। जब हमारे बॉडी के अंदर ये लेड आ जाती है तो ये लेड क्या करती है? ये लेड जाके इस फेरोकेलाटेज एंजाइम पे नेगेटिव इफेक्ट डालती है और इस एंजाइम को रोक देती है। जब ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो प्रोटोपोरफायरन IX हीम में कन्वर्ट नहीं होगी। जब हीम की कंसंट्रेशन नहीं बनेगी तो हीम जो है ये हीमोग्लोबिन का पार्ट है, तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो RBCs जो हैं वो सही नहीं काम करेंगे और इससे हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा और इस बीमारी को हम बोलते हैं एनीमिया। तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर लेड का ज़ख़ीरा होता है तो ये परमानेंटली हीम की प्रोडक्शन को रोक देता है। कैसे रोकता है? फेरोकेलाटेज एंजाइम के साथ इरिवर्सिबल इनहिबिटर के तौर पे काम करता है लेड। तो ये है इरिवर्सिबल इनहिबिटर की एक एग्जांपल। ठीक है, परमानेंटली ब्लॉक करेगा और ऐसे ब्लॉक करेगा कि दोबारा इस एंजाइम को काम करने का छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, दूसरे इनहिबिटर होते हैं रिवर्सिबल। लफ्ज़ रिवर्स का मतलब है कि इसे बैक किया जा सकता है। अगर इन्होंने एंजाइम को रोके हुए है तो एंजाइम दोबारा काम करने के काबिल हो सकता है। कैसे? मसलन मेरे पास ये है एंजाइम और ये है उसकी सबस्ट्रेट। इस सबस्ट्रेट ने इस एंजाइम के साथ मिलना है और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना के फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना है। लेकिन इसी एंजाइम का एक इनहिबिटर है जो आके इसी एक्टिव साइट पे अटैच होता है। तो इस तरह का इनहिबिटर जो उसी एक्टिव साइट पे आके अटैच हो, ये होता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर। दूसरा इनहिबिटर होता है कि अगर एंजाइम इधर खड़ा है तो इस सबस्ट्रेट ने आके इस एक्टिव साइट पे अटैच होना है, लेकिन ये इनहिबिटर जो है इस एक्टिव साइट पे अटैच होने की बजाय ये दूसरी जगह पे जाके अटैच होता है। तो इसका इस इनहिबिटर का इस सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन लगा हुआ है। ये सबस्ट्रेट कहती है कि मैं इस एक्टिव साइट पे अटैच हूँगा, लेकिन ये इनहिबिटर कहता है कि मैं अटैच हूँगा। तो ये एक कंपटीशन चल रहा है इन दोनों के दरमियान, ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। इनके दरमियान कोई कंपटीशन नहीं है। सबस्ट्रेट ने आके इस एक्टिव साइट पे लगना है, ठीक है, इस इनहिबिटर ने आके दूसरी साइड पे एंजाइम की जगह पे लगना है, ठीक है। तो ये नॉन कम्पिटिटिव है, इन दोनों के दरमियान कोई कंपटीशन नहीं है। तो ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर में Vmax और Km का क्या इफेक्ट होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं लफ्ज़ Km है क्या। तो आपने Km काफ़ी दफ़ा पढ़ा है कि ये मकैलिस कांस्टेंट है, ठीक है, और ये भी पढ़ा है कि Km बराबर होता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के व्हेन वेलोसिटी बराबर हो Vmax/2 के। इसका मतलब क्या है इस वर्ड का? इसका मतलब ये है कि जब Km की वैल्यू कम हो, फ़र्ज़ किया Km की वैल्यू कम हो, तो इसका मतलब है कि Km जो है ये हमें बताता है कि कितनी सबस्ट्रेट होनी चाहिए जो हमारी आधी वेलोसिटी तक अप्रोच कर सकें। यानी एक एंजाइम को कितनी सबस्ट्रेट चाहिए ताकि एंजाइम हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी अचीव कर सके। तो जब Km कम होती है तो इसका मतलब होता है कि हमें कम सबस्ट्रेट चाहिए, थोड़ी सी हमें सबस्ट्रेट चाहिए ताकि जो हमारा एंजाइम है उन थोड़ी सी सबस्ट्रेट को इस्तेमाल करके वो मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी कवर कर सके। तो इसका मतलब है जिस एंजाइम को थोड़ी सी सबस्ट्रेट चाहिए तो उस एंजाइम की अफिनिटी ज़्यादा है, वो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ ज़्यादा कशिश रखता है ना।
एक एंजाइम की ज़्यादा कशिश है तो उसे थोड़ी सी सबस्ट्रेट जब भी मिलती हैं वो मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ वेलोसिटी कवर कर लेता है। तो इसका मतलब है जब Km कम होगी तो एफिनिटी ज़्यादा होगी और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होगी। तो Km दरअसल हमें बताता है कि कितनी सबस्ट्रेट की ज़रूरत है एक एंजाइम को ताकि वो इस सबस्ट्रेट को इस्तेमाल करके हाफ वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ वेलोसिटी कवर कर सके। तो अगर उसे थोड़ी सबस्ट्रेट चाहिए हाफ वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए तो Km की वैल्यू थोड़ी है, अगर उसे ज़्यादा चाहिए तो Km की वैल्यू ज़्यादा है। अगर ज़्यादा चाहिए होंगी तो इसका मतलब है एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ इतनी कशिश नहीं है, वो चाहता है कि ज़्यादा सबस्ट्रेट आएँ ताकि मैं मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ तक अप्रोच कर सकूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम की इतनी कशिश नहीं थी। अगर कशिश होती तो थोड़ी सी सबस्ट्रेट पे ही गुजारा करके वो मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ तक अप्रोच कर सकता। तो इस सूरत में Km की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहले थोड़ी सी सबस्ट्रेट इस एंजाइम को चाहिए थी और ये मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ वेलोसिटी कवर कर लेता था। अब आ गया इनहिबिटर ने इसके साथ कंपटीशन लगा लिया है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अब इनहिबिटर आ गया है। इनहिबिटर के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए ज़्यादा सबस्ट्रेट आएंगी तो एंजाइम मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ तक पहुंच पाएगा। तो इसका मतलब है कि Km की वैल्यू जो है अब बढ़ जाएगी, ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी जो है ये सेम रहेगी। अगर इसी बात को समझें हम ग्राफ से, कौन सा ग्राफ? लैनवेयर बार्को प्लॉट का ग्राफ, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसे जाता है? ये ग्राफ इस तरह जाता है कि जब कोई इनहिबिटर नहीं था तो तब ग्राफ इस तरफ जा रहा था, लेकिन जब इनहिबिटर आ गया है तो ग्राफ यहाँ तक इस तरह चला गया है। तो इस ग्राफ पे अगर गौर करें तो ये 1/, सबस्ट्रेट है एक्स एक्सिस पे, तो ये जहाँ पे एक्स एक्सिस पे अटैच होता है तो ये हमें देता है Km की वैल्यू। तो पहले Km की वैल्यू यहाँ थी, अब Km की वैल्यू इधर आ गई है, तो ये है 0, तो 0 की तरफ जा रहा है, ज़्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव तरफ आया है। तो इसका मतलब है कि Km की वैल्यू ज़्यादा हुई है। लेकिन y एक्सिस पे ये हमें देती है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है, चाहे इनहिबिटर काम कर रहा था या नहीं था, दोनों सूरत में मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो सेम रही है, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से पढ़ते हैं। मसलन हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो रही है, कैसे हो रही है? एसिटाइल को ए कन्वर्ट होता है एसीटो एसिटाइल को ए में, एसीटो एसिटाइल को ए कन्वर्ट होता है HMG को ए में, HMG को ए कन्वर्ट होता है मेवालोनेट में, और मेवालोनेट जो है ये मुख्तलिफ तरह के प्रोसेस से मज़ीद गुजरता है, मज़ीद काफ़ी सारे इंटरमीडिएट बनते हैं और लास्ट में कोलेस्ट्रॉल बनता है, ठीक है। लेकिन इस कोलेस्ट्रॉल को बनने के लिए हमारा बॉडी जो है इसे कितना बनाना है, कहाँ पे रोकना है, कैसे रेगुलेट करना है, वो स्टेप जो रेगुलेशन का स्टेप है वो ये है, HMG को ए से मेवालोनेट का बनना। ये है हमारे पास एक रेट लिमिटिंग स्टेप, और इस रेट लिमिटिंग स्टेप को जो कवर कर रहा है वो HMG को ए रिडक्टेज एंजाइम है जो इस रेट लिमिटिंग स्टेप को रेगुलेट कर रहा है। अब होता क्या है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बन गया है ज़्यादा तो उससे क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, आर्टियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, हार्ट अटैक हो सकता है कोलेस्ट्रॉल से, क्योंकि ये हमारे ब्लड वेसल के अंदर जमा हो जाता है। तो हम अब बॉडी ने कोशिश करनी है कि कोलेस्ट्रॉल जो है इससे रोका जा सके। बॉडी एक मोटा बंदा है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन रहा है तो उससे हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम बने, तो हम क्या करेंगे? इस रेट लिमिटिंग स्टेप को रोकेंगे कि आप मज़ीद कोलेस्ट्रॉल ना बनाओ। तो इसको रोकने के लिए हम कहेंगे HMG को ए रिडक्टेज को रोकते हैं, क्योंकि यही एंजाइम जो है इस स्टेप को कन्वर्ट कर रहा है। तो इस HMG को ए रिडक्टेज को रोकने के लिए हम डालते हैं स्टैटिन, ठीक है। वो 2 किस्म की होती हैं, एटोवेस्टिन और पैरावेस्टिन, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी स्टेटिन होती हैं। स्टेटिन ड्रग्स होती हैं, ऐसी अद्वियात होती हैं जो इस एंजाइम को रोकती हैं, जिसकी वजह से ये नहीं बनता और कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता, और मोटे बंदे जो हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हम कंट्रोल कर सकते हैं इन दवाइयों से, ठीक है। ये है एक ख़ास किस्म के कम्पिटेटिव इनहिबिटर की। अब यहाँ पे हम कोई इरिवर्सिबल इनहिबिटर भी लगा सकते थे, कोई ऐसी मेडिसिन भी लगा सकते थे जो इरिवर्सिबली इस पर अटैक करती और इस एंजाइम को रोकती, लेकिन इरिवर्सिबल का नुकसान ये था कि बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल बनता ही ना कभी, क्योंकि एंजाइम परमानेंटली ब्लॉक हो जाता। लेकिन आपको पता है कोलेस्ट्रॉल तो स्टीरॉयड हार्मोन भी बना रहा है, तो हमने कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को थोड़े अरसे के लिए कम करना है, तो कम करने के लिए हम कम्पिटेटिव इनहिबिटर डालते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये इसके काम करने को छोड़ देगा, इसके काम करने को रोक देगा, लेकिन जो ही HMG को बहुत ज़्यादा होगा, ये कंपटीशन करेगा इस इनहिबिटर के साथ, तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रोसेस चल पड़ेगा और स्टीरॉयड हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो तो बननी है ना हमें, तो इसलिए हम कम्पिटेटिव इनहिबिटर डालते हैं इस स्टेप को रोकने के लिए। उसके बाद नॉन कम्पिटेटिव में मैंने आपको बताया है कि इसका एंजाइम के सबस्ट्रेट का इसके इनहिबिटर के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि ये दूसरी साइड पे आकर अटैच होता है। तो इस सूरत में होता क्या है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है उस पर क्या इफेक्ट होता है और Km की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होता है। तो जो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है, ये तो डिक्रीज़ हो जाती है, लेकिन Km की वैल्यू सेम रहती है।
ठीक है, ये इसका उलट है। मसलन एक रिएक्शन हो रहा था, इसको हम देखते हैं अपना लैंडवेयर बर्क प्लॉट ग्राफ की मदद से। एक रिएक्शन हो रहा था, ठीक है, इसके अंदर कोई कम्पिटेटिव इनहिबिटर नहीं था, लेकिन जो ही हमने कम्पिटेटिव इनहिबिटर डाला तो ये ग्राफ इस तरह हो गया। अब ये कम्पिटेटिव इनहिबिटर ने क्या शो किया कि ये एक्स एक्सिस पे क्या होती है, के एम की वैल्यू। के एम की वैल्यू तो दोनों में सेम है, लेकिन जो ही हमने कम्पिटेटिव इनहिबिटर डाला तो ये वाई एक्सिस पे हमें मिलती है मैक्सिमम वेलोसिटी। पहले मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ तक थी, अब मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो कम हो गई है। तो ये हमें बर्क प्लॉट भी ग्राफ हमें बताता है, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है नॉन कम्पिटेटिव की, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर ग्रो कर रहे हैं। एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल बना रहा है, और जब उसकी सेल वॉल बन जाती है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जितनी बैक्टीरिया की ग्रोथ इंक्रीज़ होगी उतना डिजीज़ का हमला ज़्यादा हो जाएगा। ये बैक्टीरियल डिजीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इस बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो और ये डिजीज़ का जो है असर वो उससे कम किया जा सके। हम कोशिश करते हैं इस एंजाइम को रोकें जो बैक्टीरिया की सेल वॉल बना रहा है। तो इस एंजाइम को रोकने के लिए हम बीटा लैक्टिन एंटीबायोटिक डालते हैं। वो पेनिसिलिन होती है और अमोक्सिसिलिन होती है, ये दोनों की दोनों जाके इस एंजाइम को रोकती हैं। जब ये एंजाइम रुक जाता है तो बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनती, ग्रोथ रुक जाती है और डिजीज़ का असर कम हो जाता है, बैक्टीरियल डिजीज़। इसी तरह हमारे गुर्दे जो हैं वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, और एंजियोटेंसिन 1 ये लीवर के अंदर बनता है, एक केमिकल है, ठीक है, एक हार्मोन भी है। जब ये एंजियोटेंसिन 1 को 2 में हमारा लीवर हमारा किडनी कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 जब बनती है तो एंजियोटेंसिन 2 जो है ये वेजो कंट्रैक्टर है, ये ब्लड वेसल को कंट्रैक्ट कराता है, और जिससे हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। जब हमारी ब्लड वेसल कंट्रैक्ट हो जाएगी तो साफ ज़ाहिर है ब्लड का अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है किसी पेशेंट में, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा है, तो हम कोशिश करते हैं इसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, तो हम कहेंगे कि एंजियोटेंसिन 2 को कम करें। तो एंजियोटेंसिन 2 कौन सा एंजाइम बना रहा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो इसको रोकना है, इस एंजाइम को। इसको रोकने के लिए हम देते हैं कैप्टोप्रिल देते हैं, एनाप्रिल देते हैं, लिसिनोप्रिल देते हैं, ठीक है, एनालोप्रिल। ये जो है ये मेडिसन जाके इस एंजाइम को रोकती हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को, जिसकी वजह से जो है एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनती और ब्लड प्रेशर जो है ये कंट्रोल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ये जो मेडिसन है ये वाइजोडाइलेटर है और ब्लड प्रेशर को कम करती है, ठीक है। इस तरह के उन्होंने एक और एग्जांपल भी दी हुई है कि हमारे बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोजेन बनते हैं जो इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। जब हमें कोई बुखार वगैरह हो तो हम पेनिसिलिन खा लेते हैं, एक एस्पिरिन या पेनाडाल खा लेते हैं, सॉरी। एस्पिरिन या पेनाडाल क्या करती है, वो उस प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोजेन के बनाने वाले एंजाइम जो कि साइक्लोऑक्सीजिनेज है उसको रोकती हैं, और जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोजेन की फॉर्मेशन रुक जाती है और हमारी इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। ये एस्पिरिन या पेनाडाल का काम है जो हम खाते हैं। तो इस तरह के ये कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स की आप एग्जांपल बता सकते हैं, ठीक है। इन अब हम देखते हैं कि एंजाइम को रेगुलेट किस तरह किया जा सकता है। तो जो एंजाइम मिकेलिस मेंटन काइनेटिक को फॉलो करते हैं तो उनको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास हैं इनहिबिटर्स। ये जितने भी इनहिबिटर हमने पढ़े हैं ये मिकेलिस मेंटन काइनेटिक को फॉलो करने वाले एंजाइम को रेगुलेट करने का तरीक़ाकार है, ठीक है। तो मिकेलिस मेंटन काइनेटिक को फॉलो करने वाले सारे के सारे एंजाइम जो हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास इनहिबिटर मौजूद हैं, कम्पिटेटिव, नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो हैं। और आपको पता है जितने भी एंजाइम मिकेलिस मेंटन काइनेटिक को फॉलो करते हैं वो हाइपरबोलिक कर्व शो करते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम जो हैं मिकेलिस मेंटन काइनेटिक को फॉलो नहीं करते, तो उनको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। तो मिकेलिस मेंटन काइनेटिक को जो एंजाइम फॉलो नहीं करते उनको एलेस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होते हैं इफेक्टर्स, ठीक है। इफेक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर इफेक्टर्स पॉजिटिव हैं तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देंगे। अगर हमारे पास जो इफेक्टर्स हैं वो नेगेटिव हैं तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये इफेक्टर्स दो तरह के होते हैं। होता क्या है, एक ए था, एक सबस्ट्रेट थी, ये प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हुई, एंजाइम ने कन्वर्ट किया, फिर बी जो है वो सी में कन्वर्ट हुई, सी जो है डी में कन्वर्ट हुई, ठीक है। अब अगर इस स्टेप को कन्वर्ट करने वाला एंजाइम, ठीक है, इस स्टेप को कन्वर्ट करने वाला एंजाइम अपने ही प्रोडक्ट से अगर कंट्रोल हो रहा है तो इस तरह के कहते हैं होमोट्रॉपिक। यानी एंजाइम को इनहिबिट करने वाला जो प्रोडक्ट है वो इसका अपना है, इट्स सेल्फ प्रोडक्ट,
अगर इसका अपना प्रोडक्ट इसको इनहिबिट कर रहा है तो इसको होमोट्रॉपिक बोलते हैं। लेकिन अगर इस टाइप को रेगुलेट करने वाला जो एंजाइम है वो किसी और प्रोडक्ट की मदद से इनहिबिट हो रहा है तो इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो का मतलब है मुख्तलिफ तरह का प्रोडक्ट, ठीक है। ये हेट्रोट्रॉफिक की बेस्ट एग्जांपल है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ठीक है। इसको जो है इनहिबिटर कर रहा होता है सिट्रेट। ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपने पढ़ा है कि सिट्रेट जो है इसको इनहिबिटर करता है, और सिट्रेट जो है ये किसी और एंजाइम का प्रोडक्ट है लेकिन किसी और एंजाइम को ये इनहिबिट कर रहा है, तो ये हेट्रोट्रॉफिक है। तो ये हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो कि सिग्माइडल कार्य शो करते हैं और इनको इस तरह के जो है इफेक्टर के ज़रिए इनहिबिट किया जा सकता है। लेकिन कुछ एंजाइम के अंदर हम कोवेलेंट मॉडिफिकेशन करते हैं। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन का मतलब है उनकी हम करते हैं फास्फोरिलेशन या डी फास्फोरिलेशन करते हैं। मसलन हमारे बॉडी के अंदर जब एपिनेफ्रिन और ग्लूकागान का लेवल बढ़ता है तो ये हमारे ब्लड के अंदर, हमारे सेल के अंदर CAMP के लेवल को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब CAMP का लेवल बढ़ता है तो ये CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज की फास्फोरिलेशन करके CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज फास्फोरिलेटेड में कन्वर्ट करते हैं। ये एक एंजाइम है, जब इसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाते हैं, ठीक है, ये फास्फेट ग्रुप अटैच हो गए हैं इसके सारे साइड पे, तो ये अब फास्फोरिलेटेड CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एंजाइम है जो अब फास्फोरिलेशन कर चुका है, तो ये अब एक्टिव हो गया है। और जब ये एक्टिव हो गया है तो इसने एक और एंजाइम को एक्टिव कर दिया। वो एंजाइम है एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। और इस एंजाइम की ये फास्फोरिलेशन करा देता है। और जब एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम की फास्फोरिलेशन हो जाती है, जब इसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो इसकी फास्फोरिलेशन से ये इनएक्टिव हो जाता है। देखिए मज़े की बात है कि एक एंजाइम प्रोटीन काइनेज की फास्फोरिलेशन हुई तो वो एक्टिव हो गया, लेकिन उसी टाइम एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज की अगर फास्फोरिलेशन हुई तो ये इनएक्टिव हो गया। तो इसका मतलब है कि एंजाइम को फास्फोरिलेशन और डिफास्फोरिलेशन के जरिए एक्टिव इनएक्टिव किया जा सकता है। तो ये भी एक तरीकाकार है एंजाइम को रेगुलेट करने का। तीसरा आखिरी तरीकाकार है एंजाइम की सिंथेसिस। अगर एंजाइम को हम चाहते हैं कम करें तो हम एंजाइम की सिंथेसिस को कम कर देंगे और डिग्रेडेशन को बढ़ा देंगे। अगर हम चाहते हैं कि एंजाइम का लेवल बढ़ा दिया जाए हमारे बॉडी के अंदर तो हम सिंथेसिस को बढ़ा देंगे और रेट ऑफ डिग्रेडेशन को कम कर देंगे। इस तरीके से हम लेवल बढ़ा देंगे। तो ये हैं मुख्तलिफ तरीक़ाकार जिनके ज़रिए हम एंजाइम को रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन ब्लड के अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। हमारे बॉडी के जो सेल हैं उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन हमारा जो ब्लड है इसके अंदर मखसूस किस्म के एंजाइम होते हैं और उन एंजाइम को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। मसलन मेरे पास ये एक ब्लड वेसल है, कुछ एंजाइम जो हैं वो किसी न किसी सेल से रिलीज़ होंगे, इस सेल से रिलीज़ होंगे और ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर आ जाएंगे और ब्लड के अंदर आके अपना काम करेंगे। बेसिकली इस सेल ने रिलीज़ करके इनको ब्लड के अंदर भेजा और ब्लड के अंदर आके अपना काम करेंगे और इस तरह के एंजाइम को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, जिन्होंने सेल के बाहर आके अपना काम करना होता है। मसलन लीवर के सेल्स हैं छोटे छोटे, इन्होंने एक एंजाइम रिलीज़ किया है ज़ाइमोगन, ठीक है, इसको ज़ाइमोजन भी बोलते हैं, ज़ाइमोगन भी बोलते हैं। ये डायरेक्ट आता है ब्लड के पास और जब हमारी ब्लड वेसल रैप्चर होती है तो ये ज़ाइमोजन एज अ प्रोटीएज एंजाइम काम करता है और ब्लड कोआगुलेशन में मदद देता है। तो दरअसल ये पैदा सेल के अंदर हो रहा है लेकिन काम आके इसने ब्लड के अंदर किया है। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो पैदा तो सेल के अंदर होते हैं और उन्होंने काम भी सेल के अंदर ही करना होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो सेल जो है वो डैमेज हो जाता है और जब सेल डैमेज हो जाता है तो वो एंजाइम ऐसा ऐसा ब्लड के अंदर आके एकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर सेल तो हर वक्त डैमेज भी हो रहे हैं और न्यू पैदा भी हो रहे हैं, लेकिन अगर डैमेज हो रहे हैं तो उनका जो लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, यानी जितने इससे एंजाइम निकल के आ रहे हैं उतने हमारा किडनी जो है वो बाहर रिमूव भी तो कर रहा है एंजाइम, और इस तरह के एंजाइम का लेवल जो है वो कांस्टेंट रहता है एक नॉर्मल लेवल तक। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं कि हमारे जो सेल हैं इनका जो डैमेजिंग लेवल है ये ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा डिजीज़ के अंदर सेल की डेथ जो है ज़्यादा हो जाती है और इनका लेवल जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है। तो हम इन किस्म के एंजाइम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर कौन सा एंजाइम कितना ज़्यादा है और कौन सी डिजीज़ हो सकती है। तो इस लिहाज से हम एंजाइम को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ऐसे एंजाइम, फर्स्ट ग्रुप के अंदर ऐसे एंजाइम जो किसी सेल के अंदर पैदा हों लेकिन आके ब्लड के अंदर काम करें, और दूसरे ऐसे एंजाइम्स जो किसी सेल के अंदर पैदा हों, काम भी सेल के अंदर करना था लेकिन क्योंकि सेल डैमेज हुआ तो उससे एंजाइम निकल के ब्लड के अंदर आ गए, ठीक है। इस किस्म के एंजाइम को हम लेवल चेक करते हैं किसी डिजीज़ के दौरान,
मसलन हमने ब्लड के अंदर एंजाइम का लेवल देखना है तो हम एक टेक्निक अपनाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इस टेक्निक के ज़रिए हम मुख्तलिफ ब्लड के अंदर एंजाइम का लेवल देखते हैं और इसको हम डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन मेरे पास एक एंजाइम था ALT, ठीक है। मेरे ब्लड के अंदर ALT का लेवल बढ़ा हुआ है, अल्लाह करे कभी ना बढ़े, लेकिन वैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि मेरे ब्लड के अंदर ALT का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं इससे क्या डायग्नोज निकालूंगा, मैं कहूँगा कि ALT जो है वो लीवर के अंदर पाया जाता है। अगर ALT का लेवल मेरे ब्लड के अंदर ज़्यादा है तो इसका मतलब है लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर के सेल, और इनसे ALT निकल के ब्लड के अंदर आ रहा है और ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है लेवल, ठीक है। इसी तरह दूसरा हम अंदाज़ा लगाते हैं CK से। CK क्या है, क्रेटिनिन काइनेज एंजाइम है। ALT क्या है, ALT होता है एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम, CK है क्रेटिनिन काइनेज। जब CK का लेवल बढ़ जाए तो CK हमारा पाया जाता है मसल के अंदर, तो हम CK के लेवल से अंदाज़ा लगाते हैं कि मसल डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। ये एक डायग्नोस्टिक टूल है। बाज़ दफ़ा लाइपेज एंजाइम या अमाइलेज एंजाइम, इनका लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, तो इससे हम डायग्नोज निकालते हैं कि लाइपेज और अमाइलेज जो हैं हमारे पंक्रियाज के अंदर पाए जाते हैं, पंक्रियाज इन्हें रिलीज़ करता है, तो इसका मतलब पंक्रियाज डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से लाइपेज और अमाइलेज ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर आने के बजाय हमारे ब्लड के अंदर घुस गए हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं AST का लेवल। अच्छा, अब देखें AST क्या है। AST दरअसल है अस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज, ये AST भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये पैदा होता है लीवर और स्केलेटल मसल के अंदर, तो जब इसका लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब है लीवर और मसल के सेल डैमेज हो रहे हैं और वो AST रिलीज़ करके ब्लड के अंदर भेज रही है। और बाज़ दफ़ा हमारे ब्लड के अंदर लेवल बढ़ा होता है LDH का, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये LDH जो है ये लीवर के अंदर भी पाया जाता है, अपना RBCs के अंदर भी पाया जाता है, स्केलेटल मसल्स और अदर सेल के अंदर भी पाया जाता है। तो हम इससे अंदाज़ा लगते हैं कि इनमें से किसी एक का डैमेज हो रहा है और इससे रिलीज़ होकर ये ब्लड के अंदर आ रहा है। लेकिन अब मसला क्या है, अगर LDH का लेवल बड़ा हो गया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीवर डैमेज हो रहा है उससे रिलीज़ होके आ रहा है या RBC से या मसल से या अदर सेल से। तो बेसिकली इस LDH के ना आगे मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। LDH की जो अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये टेट्रामर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, इसके अंदर 4 सब यूनिट होती हैं, ठीक है। और उनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक H सब यूनिट टाइप होती है, एक M सब यूनिट टाइप होती है, ठीक है। H सब यूनिट, H फॉर हार्ट, यानी ये टाइप जो है हार्ट के अंदर ज़्यादा पाई जाती है, और M फॉर स्केलेटल मसल, M फॉर मसल, तो ये M सब यूनिट जो है ये स्केलेटल मसल के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। तो ये H और M सब यूनिट आपस में अटैच होते हैं और उसके नतीजे में 4 सब यूनिट बनते हैं और टेट्रामर स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। लेकिन इसके ना ये H और M सब यूनिट की आपस में मुख्तलिफ तरह की अटैचमेंट से हमारे पास LDH की 5 टाइप्स बनती हैं और उन टाइप्स को हम बोलते हैं आइसोजाइम। LDH के देखें तो LDH के 5 किस्म के आइसोजाइम्स हैं। कैसे, मसलन मेरे पास H और M सब यूनिट में से 4 H सब यूनिट आपस में मिलते हैं, H और H, चारों H सब यूनिट आपस में मिल गए हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि यूनिट 4 मिलेंगे तो 4 सब यूनिट वाली टेट्रामर बनेगी, तो चारों सब यूनिट H वाले मिले हैं, ठीक है। H से क्या मुराद है, हार्ट, ठीक है। तो इस किस्म की LDH की स्ट्रक्चर जिसके अंदर चारों सब यूनिट H के हों तो उसे हम नाम देते हैं LDH1, या इसको हम सिंपली LD1 भी बोलते हैं, ठीक है। और जब हमारे ब्लड के अंदर LDH1 का लेवल बढ़ जाए तो हम कहते हैं कि ये LDL1 जो है ये मायोकार्डियल मसल के लिए स्पेसिफिक है। हमारे बॉडी के अंदर कोई ना कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक हुआ है, मायोकार्डियम जो हमारे हार्ट की वाल है वो डैमेज हुई है, उससे LDH1 जो है रिलीज़ हुआ है और अब ब्लड के अंदर ये इसका लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि LDH की जो आगे आइसोजाइम फॉर्म है वो हमें बताती हैं कि लीवर का मसला है, RBCs का मसला है, कौन से मसल का। तो अब LD1 ने हमें बताया है, ठीक है, ये हमें बताती है कि लीवर का मसला, RBCs मसल का मसला, ठीक है। अब LD1 ने हमें बताया है कि आपके हार्ट का मसला है, मायोकार्डियल मसल, हार्ट के मसल का मसला है, ठीक है। तो इससे हम मुख्तलिफ तरह के अंदाजे लगाते हैं। ये जो टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर आपने देखा है कि इनके अंदर जो H सब यूनिट और M सब यूनिट हैं इनके अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस का फ़र्क होता है, ठीक है, इसलिए इनको अलग-अलग सब यूनिट में तकसीम किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह एक और
LD की एसोजाइम फार्म होती है उसको LDH2 बोलते हैं, ठीक है, या सिंपली उसको LD2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर 4 जो यूनिट हैं, 3 सब यूनिट H के हैं और एक जो है M का है। आगे इसी तरह चलता है कि 3 की बजाय 2 H के 2 M के, आगे क्या होता है 1 H का 3 M के, और आखिर में चारों के चारों M के, ठीक है। एक H कम होता जा रहा है, एक M बढ़ता जा रहा है, और इस तरह ये LDH3, LDH4, LDF5 इस तरह की 5 स्ट्रक्चर हमारे पास एसोजाइम बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये डायग्नोस्टिक टूल किस तरह करते हैं, जो LD2 है जिसके अंदर 3 M हैं और एक M सब यूनिट है, 3 H और एक M सब यूनिट है, ये जब LD2 हमारे ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई RBCs के अंदर मसला है, ठीक है, RBCs डैमेज हो रहे हैं। इसका मतलब है LD1 और LD2 ये हमें ब्लड के रिलेटेड बताते हैं। LD1 और LD2 ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि हाँ, कोई ना कोई हार्ट अटैक हुआ है, कोई ना कोई मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से RBCs का लेवल भी डाउन हो गया है, मायोकार्डियल मसल की लेयर भी डैमेज हो गई है, और इस तरह की डिजीज़ को हम अनीमिया बोलते हैं, ठीक है। अगर LDH3 का लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि लंग्स या स्प्लीन या पंक्रियाज का कोई इशू है, क्योंकि ये इनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। LDH4 का लेवल अगर ज़्यादा हो गया है तो ये हमें डायग्नोस्टिक टूल बताता है कि कोई ना कोई लीवर या स्केलेटल मसल के अंदर इशू है। LD जो 5 है ये हमें बताता है कि कोई ना कोई स्केलेटल मसल के अंदर इशू है, इसके अंदर चारों M होते हैं। अच्छा, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर चारों H हैं तो H फॉर हार्ट, जो हमारे हार्ट की मायोकार्डियम है उसका मसला है, M फॉर मसल तो ये स्केलेटल मसल के लिए है, ठीक है। और बाकी ये आपने याद करने हैं कि कौन सा LD का लेवल बढ़ा हुआ होगा तो कौन सा डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। इसी तरह C के ये जो क्रेटीन काइनेज है इसके भी जो है ना 2 डाइमर होते हैं, इसके डाइमर जो हैं 2 सब यूनिट हैं जिनको डाइमर बोलते हैं, इसके 4 सब यूनिट हैं जिसको टेट्राइमर बोलते हैं, ठीक है। 2 सब यूनिट कौन सी हैं, एक B सब यूनिट है, एक M सब यूनिट है। B से मुराद ब्रेन होता है, M से मुराद स्केलेटल मसल होता है, ठीक है। इसी तरह CK की इसकी ना 3 एसोजाइम फॉर्म है, CK1, CK2, CK3। जो CK1 है, क्योंकि इसके अंदर 2 डाइमर हैं, दोनों के दोनों B वाले हैं, और इसके अंदर एक M है एक B है, इसके अंदर दोनों M हैं, दोनों B हैं, तो इसका मतलब है कि जब ये CK1 ज़्यादा होगा तो ये कोई ना कोई ब्रेन का इशू होगा, ठीक है। एक M है एक B है, तो M से मुराद मायोकार्डियम, ये याद रखना है कि ये हमारे हार्ट की जो लेयर है, मस्कुलर लेयर मायोकार्डियम, उसके अंदर कोई मसला है, यानी कोई मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन या हार्ट अटैक हुआ है जिसकी वजह से CK2 का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। CK3 का लेवल अगर ज़्यादा है तो M से मुराद स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल मसल के अंदर कोई ना कोई डैमेज आ रहा है, ठीक है। ये एसोजाइम फॉर्म हमें बताती हैं कि कौन सा इशू आ रहा है। मज़े की बात, अगर हमारे अंदर हमारे पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है और वो है एमरजेंसी के अंदर, हमें नहीं पता कि उसको हार्ट अटैक कितने बजे हुआ था, हार्ट अटैक हुआ भी है या नहीं, घर वालों ने दावा किया हुआ है कि हार्ट अटैक हुआ है, चाहे उसे नहीं भी हुआ होता तो घर वाले कह देते थे कि लेफ़्ट साइड पे पेन हुआ था तो इसका मतलब ऐसे अटैक ही हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने डायग्नोज करना है कि उसको अटैक हुआ है या नहीं हुआ, तो हम कौन सी चीज़ों से डायग्नोज कर सकते हैं, हम देखते हैं कि हार्ट की जो मस्कुलर लेयर है जिसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं, उसका अगर इशू हुआ है तो हार्ट अटैक हुआ है। तो मायोकार्डियम जब ख़राब होती है, डैमेज होती है, तो CK2 का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो हम सबसे पहले टेस्ट कराएंगे CK2 का, ठीक है। और CK2 के अंदर MB सब यूनिट होते हैं, एक B सब यूनिट होता है, एक M सब यूनिट होता है, ठीक है। अगर CK2 का लेवल ज़्यादा है इसका मतलब है कि उससे अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, यानी हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है। ये अब CK2 का लेवल कब ज़्यादा होता है, मसलन अटैक होने के 4 से 8 घंटों के बाद इसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब 24 घंटे अटैक के बाद गुजरते हैं तो इसका लेवल जो है वो पीक तक पहुंच चुका होता है, मैक्सिमम लेवल पहुंच चुका होता है। लेकिन जब अटैक के 48 से 72 घंटे बाद पेशेंट पहुंचता है तो ये इसका लेवल जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। 72 घंटे बाद अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप CK लेवल चेक ना करें, क्योंकि CK लेवल आप तो 72 घंटों बाद ख़त्म हो चुका है, 3 दिन बाद आप हार्ट अटैक का टेस्ट कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि CK2 लेवल से कि आपको अटैक हुआ है या नहीं, क्योंकि इसका 72 घंटे बाद इसका लेवल डाउन हो चुका होता है। तो एक और टेस्ट हम करते होते हैं, वो होता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है, ठीक है, एज अ एंजाइम काम करती है, ठीक है। इसकी एक फॉर्म होती है जो कार्डियक मसल के लिए होती है, C से मुराद कार्डियक मसल,
टी एन से मुराद ट्रोपोनिन CTN होती है, ठीक है। इसका हम टेस्ट करते हैं 4 से 6 घंटे के बाद। जब अटैक होता है तो उस अटैक के 4 से 6 घंटे बाद इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब 24 से 36 घंटे गुजरते हैं तो इसका लेवल पीक पे पहुंच जाता है और तकरीबन 3 से 10 दिन तक इसका लेवल पीक पे मेंटेन रहता है। अगर आपने 7 दिन या 8 दिन बाद अगर हार्ट अटैक का टेस्ट कराया है तो इस CTN का लेवल जो है वो पीक पे खड़ा होगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अटैक हुआ है या नहीं, ठीक है। और 10 दिन के बाद अगर टेस्ट कराएंगे तो इसका लेवल 10 दिन बाद डाउन होना शुरू हो जाता है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है इसके टेस्ट कराने का। तो ये हमें एंजाइम जो है ये एज अ डायग्नोस्टिक टूल हमें बताते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन का और मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ का। यहाँ तक हमारा एंजाइम वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है।